सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि आप हमारे ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी को इग्नोर करेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं से परावर्तन की व्याख्या करने से पहले समझ लेते हैं कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत होता क्या है। तो हाइगेंस ने बताया था, हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में मेन पॉइंट बताया था कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है। तो तरंगाग्र क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तरंगाग्र क्या होता है, जैसे आपका ये प्रकाश चल रहा है इस तरीके से समांतर किरण पुंज के रूप में चल रहा है। तो हम क्या करें, ये किसी माध्यम में चल रहा है, ये किसी माध्यम में चल रहा है भाई। तो अब इसमें हम क्या करें, इस माध्यम में हम क्या करें कि कोई यहाँ पे एक पृष्ठ जो है, काल्पनिक पृष्ठ हम मान लें। यहाँ पे ये जो यहाँ पर प्रकाश की किरणें जा रही हैं, इसके लंबवत, इन प्रकाश की किरणों के दोस्तों कैसे लंबवत हम एक तल मान लें, एक पृष्ठ मान लें। तो जब पृष्ठ मानेंगे तो आप देखेंगे इस पृष्ठ में, इस तरीके से मानेंगे दोस्तों पृष्ठ। तो इस पृष्ठ पे आप देखेंगे, इस पृष्ठ पे सारे बिंदु, जितने भी बिंदु होंगे वो कंपन की समान कला में होंगे, मतलब समान समय में साथ में कंपन कर रहे होंगे, समान कला में होंगे। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। तरंगाग्र दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि हम इस तरीके से होता है एक्चुअली में, लेकिन हम जैसे हमने कहा इस तरीके से समझ लीजिए दोस्तों। तरंगाग्र को आप अच्छे से समझ लें कि जैसे यहाँ पर दो किरणें हैं, यहाँ पर दो किरणें हैं, दो प्रकाश की किरणें हैं, ये समांतर हैं। और अब अगर हम यहाँ पर तरंगाग्र खींचे तो इस तरीके से होगा तरंगाग्र, इस तरीके से। यहाँ पर तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र को हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे हमने ए बी नाम दे दिया है। तो ये क्या करेगा, इन प्रकाश की किरणों के साथ दोस्तों क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और एक खास बात कि इस तरंगाग्र पर जो है प्रत्येक जो कण है, तरंगाग्र पर प्रत्येक कण जो होता है एक नए तरंग स्रोत का कार्य होता है। ये भी हाइगेंस ने बताया था द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। और इनसे जो तरंगे निकलेंगी इनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। अब इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल अगर समान माध्यम है, मतलब इधर का माध्यम और इधर का माध्यम अगर सेम है, तो इनकी चाल, इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल इन तरंगों की चाल की क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो अब हमने क्या किया है दोस्तों, अब हमने तरंगाग्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया है। और हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में जो मेन बात बताई थी कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है, तो ये भी हमने जान लिया है। तो अब प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है, तो फिर ये परावर्तन और अपवर्तन किस तरीके से होता है, तो इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और हम देखेंगे इसको। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपकी समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करेंगे हम। तो परावर्तन की व्याख्या करने के लिए दोस्तों हम पृष्ठ कैसा मानेंगे, परावर्तक पृष्ठ मानेंगे। तो समझना दोस्तों, हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना आप लोग लिख लेंगे, माना जेड डैश, इस तरीके से। अगर आपकी इच्छा है तो आप कुछ और भी मान सकते हैं, एम डैश भी मान सकते हैं। मैंने जेड डैश मान लिया है। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जैसे कोई समतल दर्पण है, इसमें ये जो हम ऐसे बना रहे हैं दोस्तों, पेंट कर रहे हैं हम, ये समतल दर्पण है आपका, ऐसा समझ लीजिए। ये हमने क्या किया है, परावर्तक पृष्ठ लिया। परावर्तक पृष्ठ क्यों लिया, ताकि परावर्तन हो सके दोस्तों। तो अब देखिए, यहाँ पर हम क्या कराएंगे, यहाँ पर हम तरंगाग्र को आपतित कराएंगे। प्रकाश की किरणों के परावर्तन को हमने देखा, लेकिन यहाँ पर हम तरंगाग्र को आपतित करवाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि इस तरीके से हमने मान लिया कि अनंत से किरणें आ रही दोस्तों,
ये अनंत से किरणें आ रही, अनंत से आने वाली दोस्तों किरणें कैसी होती है, एक दूसरे की कैसी होती है दोस्तों, समांतर होती है। ये किरणें कहाँ से आ रही, अनंत से आ रही, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। तो अब इस तरीके से ये प्रकाश आ रहा है, तो इसमें तरंगाग्र दोस्तों कैसे होगा, तरंगाग्र यहाँ पर अगर आप देखिए तरंगाग्र दोस्तों कैसे होगा, इस तरीके से होगा, लंबवत होगा, यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे तरंगाग्र क्या होगा, आपतित होगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना एक तरंगाग्र दोस्तों ए बी, एक तरंगाग्र ए बी किसी परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर आप तिरछा आपतित हो रहा है, इस प्रकार आपतित होता है, ऐसा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि माना एक तरंगाग्र ए बी किसी परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर इस प्रकार आपतित होता है कि जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण, इसका हम नाम दे देंगे N1 N2, प्रकाश की किरण आपतन कोण आई जो है वो आप बना रही है, यहाँ पे प्रकाश की किरण कितना कोण बना रही है, आई कोण बना रही है। आपकी समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे कि माना ए बी एक तरंगाग्र है जो परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर तिरछा आपतित होता है, और प्रकाश की किरण यहाँ पर, ये जो पहली वाली प्रकाश की किरण है वो अभिलंब N1 N2 के साथ कितना कोण बना रही है दोस्तों, एन आई कोण बना रही है। इस आई कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। जितने अंश के कोण पे यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित होगी वहां उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको आपतन कोण कहेंगे। एक्चुअली में दोस्तों ये प्रकाश की किरण इसमें यहाँ पर इस तरीके से हुआ है, ये हमने मान लिया कि ऐसे तरंगाग्र आया हुआ है, यहाँ पर पहली प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराई है, तो यहाँ पर पहली प्रकाश की किरण आपतित हो चुकी है, तो यहाँ पर आपतन कोण पहले यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर आपतन कोण हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये इस तरीके से आएंगी साथ में, ये तरंगाग्र यहाँ पर है, यहाँ पर पहली किरण यहाँ पर आपतित होगी तो पहला आपतन कोण यहाँ पर आपतन तो हो गया। आपतन कोण दोस्तों कब बनता है, जब आपतन की क्रिया होती है, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतित हो चुकी है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं निकलेंगी। यहाँ पर हमने बताया था कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, तो दोस्तों यहाँ पर द्वितीयक तरंगाएं निकलेंगी। अब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, ऐसे यहाँ पर आपतित होगी प्रकाश की किरण, ऐसे आपतित होगी, आई आपतन कोण पर आपतित हुई है दोस्तों, आई पर आपतित हो रही है, तो इसी तरीके से आर पर क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी, जितने अंश के कोण पर यहाँ पर दोस्तों आपतित हुई है उतने ही अंश के कोण पर क्या हो जाएगी दोस्तों, ये परावर्तित हो जाएगी। यहाँ इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, इस तरीके से अगर ये आई पर आपतित हुई दोस्तों तो इस तरीके से जितने अंश के कोण पर यहाँ आपतित हुई है दोस्तों उतने ही अंश के कोण पर ये क्या हो जाएगी, परावर्तित। ऐसे आपतित हुई ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ऐसे आपतित हुई ऐसे परावर्तित हो जाएगी। अब यहाँ से ये द्वितीयक तरंगा है, यहाँ पर तरंगाग्र के बिंदु ए से एक द्वितीयक तरंगा निकली है जो इस तरीके से पहुंची है। दूसरे यहाँ से द्वितीयक तरंगा जब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये इधर निकलेगी, इसी तरीके से यहाँ से द्वितीयक तरंगा आएगी, यहाँ से आएगी इस तरीके से दोस्तों, ऐसे आएगी द्वितीयक तरंगा और इस तरीके से टकराएगी और ऐसे ऐसे दोस्तों क्या होगी, ऐसे जो है ये वापस हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है क्या होगा कि यहाँ पर हम दूसरा विलंब डालेंगे, यहाँ पर एन डैश इसका नाम दे देंगे, इसका एन डैश नाम दे देंगे। यहाँ पर परावर्तन कोण क्या बनेगा, आर बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपतन कोण हमने यहाँ पर आई बनाया है और परावर्तन कोण यहाँ पर कितना बनाएंगे, आर बनाया है, क्योंकि यहाँ पे परावर्तित किरण, यहाँ पे जो किरण आपतित हुई थी वह यहाँ पे तरंगाग्र आई कोण पर आपतित हुआ था और आर कोण पर क्या हो रहा है, परावर्तित हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर तरंगाग्र इस तरीके से ए बी है, यहाँ पर अगर तरंगाग्र में बनाए दोस्तों इस तरीके से प्रकाश की किरण के लंबवत, तो इसका नाम हम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। अब देखिए हमको दोस्तों क्या करना है, परावर्तन की व्याख्या करना है। परावर्तन की व्याख्या करने का मतलब है कि परावर्तन के नियम हमको प्रूफ करने हैं। परावर्तन के नियम में क्या होता है, आपका होता है दूसरा नियम होता है कोण आई आपको आर के बराबर दिखाना रहता है, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में दिखाने रहते हैं। तो वहां पर दूसरा, पहला नियम तो एक थ्योरी के रूप में ही है, दूसरा नियम हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। पहले मतलब आई को आर के बराबर दिखाएंगे, इसमें जो आपतन कोण आई है उसको परावर्तन कोण आर के क्या करेंगे दोस्तों, बराबर दिखाएंगे। तो इसके लिए देखिए कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पर ये कोण ये है, दूसरा कोण ये है, मतलब हमको क्या करना है दोस्तों, कोण आई को कोण आर के बराबर दिखाना है। तो कोण आई को कोण आर के बराबर दोस्तों हम कैसे दिखा पाएंगे, हम दो कोणों को बराबर तभी दिखा पाएंगे जब दोनों कोण किसी त्रिभुज के कोण हो और दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखा दें।
दो कोण अगर बराबर दिखाने हैं दोस्तों, दो कोण बराबर दिखाने हैं, दोनों कोणों को बराबर कब दिखा पाओगे? उनको बराबर तभी दिखा पाओगे जब वे दोनों कोण किसी त्रिभुज के कोण हो और दोनों त्रिभुजों को हम क्या करें, सर्वांग दिखा देंगे। दो कोण तभी बराबर होंगे जब वे उन त्रिभुजों के, हम उन त्रिभुजों को सर्वांग दिखा देंगे जिन त्रिभुजों के वे कोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको तो हम पहले त्रिभुज में पहुंचाएंगे, फिर उन त्रिभुजों को हम सर्वांग दिखा देंगे जिनके वे कोण है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर ये कोण आई है, तो हम कहेंगे कि ये कोण, यहाँ पर ये वाला जो कोण है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। कैसे हो गया अभी बताऊंगा दोस्तों। ये कोण आर है, तो ये हम कहेंगे कि ये दोस्तों कोण हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा आर। ये कैसे हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये वाला जो कोण है, ये प्रकाश की किरण है, ये तरंगाग्र है, और प्रकाश की किरण तरंगाग्र के लंबवत होती है दोस्तों। तो ये टोटल पूरा कोण कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 90। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 होगा, 90 होगा। तो ये जो कोण है दोस्तों, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आर। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 माइनस आर। ये 90 माइनस एक्चुअली में दोस्तों, एक्चुअली में आई होगा। 90 माइनस कितना होगा, आई होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा हमने दिखाया है दोस्तों, ये पूरा कोण कितना है दोस्तों, ये पूरा कोण है आपका, ये पूरा कोण है आपका 90। तो जब ये पूरा 90 है तो उसमें से हमको इतना चाहिए, तो पूरे इस पूरे कोण में से, इस पूरे कोण में से, इस पूरे कोण में से इस कोण को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखें कि ये पूरा कोण, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल दोस्तों कितना है, 90 है। तो यहाँ से अगर ये 90 माइनस है तो इसको फिर से आई हम मान सकते हैं, आई मानेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो आई से आई कट जाएगा, ये पूरा कोण 90 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से 90 हो गया। तो इसी प्रकार हमने कहा कि अगर ये आर है तो इतना कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 90। तो ये हो जाएगा, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 माइनस आर। ये हो जाएगा 90 माइनस आर। तो अगर ये 90 माइनस आर है दोस्तों, ये वाला कोण 90 माइनस आर है, तो ये फिर से आर हो जाएगा। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है दोस्तों कि कोण आई को हम आर के बराबर दिखाएं। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए देखिए, हम उन त्रिभुजों को ले लेंगे, उन त्रिभुजों को ले लेंगे जिनके ये कोण हैं, जिनके ये कोण हैं। तो और उन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे दोस्तों, सर्वांग हम दिखाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज निकालेंगे, उसको आप लोग देखेंगे, वो क्यों निकालेंगे भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दूरी है बी ए डैश, बी से ए डैश, बी ए डैश पहले दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया, हम ये मान लेंगे कि जो तरंग है, इस तरंग की जो चाल है, प्रकाश की चाल हमने मान लिया कि कितनी है दोस्तों, v है। तो अगर यहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी है दोस्तों, b है, तो तरंग को हमने मान लिया कि b से a डैश तक, b से a डैश तक, b से a डैश तक पहुंचने में लगा समय हमने मान लिया t है। तो हम दूरी निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर दूरी हम लोग निकालेंगे। दूरी कौन सी निकालेंगे दोस्तों, b a डैश। ये क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। ये दूरी निकालेंगे बी ए डैश। तो दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हमने चाल कितनी मानी दोस्तों, चाल मानी हमने v, और समय हमने मान लिया, समय यहाँ से यहाँ तक जो लगा समय है, समय दोस्तों कितना मान लिया हमने, समय हमने मान लिया है कि t लगा है। समय कितना मान लिया आप लोग लिख लेंगे, समय दोस्तों कितना लगा है t। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कह देते हैं। अब देखिए दूसरी दूरी कौन सी निकालेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर जितनी देर में यहाँ से B से निकली द्वितीयक तरंग का A डैश तक पहुंचेगी, जितनी देर में, क्योंकि चाल समान है, तो जितनी देर में यहाँ पे B से निकली द्वितीयक तरंग का A डैश तक पहुंचेगी, उतनी ही देर में यहाँ पर A डैश से निकली तरंगिका, A डैश से नहीं, A से एक्चुअली में A से निकली जो द्वितीयक तरंगिका है कहाँ तक पहुंच जाएगी, B डैश तक पहुंच जाएगी। ये कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये द्वितीयक तरंगिका पहले आपतित हो चुकी होगी, तब ये यहाँ होगी। तो जितनी ये पीछे है ना, ये पीछे, तो जब जितनी देर में यहाँ तक आएगी उतने ही समय टी में, हमने कहा ये यहाँ से यहाँ तक कितने समय में, टी समय में, तो इसका मतलब उतने ही समय में ये आगे यहाँ तक पहुंच चुकी होगी। तो हमने मान लिया कि ए से बी डैश तक जो द्वितीयक तरंगिका है उसको भी वो टी, उसी टी समय में कितनी कहाँ पर पहुंच जाती है, बी डैश तक पहुंच जाती है। तो अब हम दूसरी दूरी निकालेंगे। अब दूसरी वाली दूरी निकालेंगे, जो दूरी है, दूरी निकालेंगे ये वाली दूरी। तो दूरी बराबर, दूरी कौन सी निकालेंगे दोस्तों, ए बी डैश। तो यहाँ ए बी डैश दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, चाल गुणे समय। यहाँ पर हमने क्या कहा, ये समान माध्यम है, जैसा माध्यम ये है,
पूरा माध्यम एक जैसा ही, तो एक जैसा माध्यम है तो इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल भी प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल के दोस्तों क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर चाल चाल यहाँ पे इसकी चाल भी कितनी होगी, बी ही होगी। समय हमने कितना कहा है, ए से बी तक वही समय, उतना ही समय है, तो यहाँ पर हमने टी कह दिया है। तो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहा है दोस्तों, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमने निकाला क्यों, अभी आपको पता चलेगा। अब हमने निकाल लिया है कि यहाँ पर बी ए डैश, ये वाली जो भुजा है बी ए डैश, ये वाली जो भुजा है ये वाली, इसको हमने ए बी डैश इस वाली भुजा के बराबर दिखा दिया है। और एक चीज दोस्तों कि यहाँ पर ये जो कोण होगा ये आपको पता है कि 90 डिग्री होगा। प्रकाश की किरण जो होती है वो लंबवत होती है तरंगाग्र के। यहाँ पे दोस्तों कोण कितना होगा, यहाँ पे भी कोण कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री का ही होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उन त्रिभुजों को ले लेंगे जिनके कोण आई और आर है। तो हम कौन सा त्रिभुज दोस्तों पकड़ेंगे, हम त्रिभुज पकड़ेंगे ये वाला कोण आई वाला। आई वाला देखो त्रिभुज कौन सा है दोस्तों, ए बी ए डैश। एक बार फिर से देखें, ए बी ए डैश। तो हम त्रिभुज कौन सा पकड़ेंगे दोस्तों, ए बी ए डैश तथा तथा दूसरा कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, आर वाला, आर एंगल वाला। आर वाला एंगल वाला कहाँ है दोस्तों, ये है, ये वाला त्रिभुज। क्या नाम है, ए डैश बी डैश और ए। कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे दोस्तों, मैं ए सही से यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे हम दोस्तों कौन सा, ए डैश और कौन सा बी डैश और ए डैश बी डैश और ए। ए में हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे कि पहली बात तो दोस्तों पहली बात देखिए, ये दोनों त्रिभुज एक्चुअली में दोस्तों ये समकोण त्रिभुज हैं। दो समकोण त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल का प्रयोग करेंगे। किस रूल का प्रयोग करेंगे, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि राइट का मतलब होता है दोस्तों समकोण, राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों समकोण, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। हाइपोटेनियस मतलब दोस्तों क्या होता है कर्ण, और एस का मतलब साइड, साइड का मतलब दोस्तों क्या होता है भुजा। अगर दो समकोण त्रिभुज दिए हों तो उनको सर्वांगसम दिखाने के लिए रूल क्या होता है कि उनका राइट एंगल मतलब समकोण का मतलब 90 अंश वाला कोण बराबर हो, और फिर क्या हो कर्ण भुजा बराबर हो और एक कोई और भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए समकोण राइट एंगल, आर मतलब राइट एंगल मतलब यहाँ पर 90 का कोण दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो कोण है आपका पहला नंबर क्या है, पहला नंबर आपका है ये वाला कोण, ये 90 अंश का है। यहाँ पर जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण बी डैश के दोनों कितने हैं, 90 अंश हैं। दोनों कितने हैं दोस्तों, 90 अंश है। इस आई वाले त्रिभुज का कोण ये बी 90 अंश का है, और इस वाले आर वाले त्रिभुज का बी डैश 90 अंश का है दोस्तों। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो भुजा है ये वाली, ये जो भुजा है ए डैश जो है वो ए डैश के बराबर है दोस्तों। ये कॉमन है, देखिए इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है और इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है। तो ए डैश बराबर ए डैश, ये क्या है दोनों में ये उभयनिष्ठ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब दोस्तों कॉमन, यहाँ पर क्या है ये भुजा क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ का मतलब आपको दोस्तों पता है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, वो कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर राइट एंगल बराबर दिखा दिया है, हाइपोटेनियस बराबर दिखा दिया है, साइड की बारी रह गई। तो अब साइड कौन सी बराबर हो सकती, भुजा कौन सी बराबर हो सकती है, ये भुजा देखिए। हम यहाँ पर समीकरण दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण एक व फर्स्ट व सेकंड को कंपेयर करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे तुलना करने पर देखिए दोस्तों क्या मिलेगा, तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, हम देखते हैं कंपेयर करें तो इनके दाहिने पक्ष बराबर, राइट साइड बराबर। अगर दो समीकरण है उनके राइट साइड बराबर होते हैं दोस्तों, तो उनके लेफ्ट साइड भी क्या होंगे दोस्तों, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बी ए डैश है वो दोस्तों किसके बराबर हो जाएगी, ए बी डैश के बराबर। और ये हो गया तीसरा पॉइंट, ये हमने देख दिया कि अब तीन भुजाएं हमने वो रूल अब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे राइट एंगल मतलब 90 अंश वाला कोण बराबर दिखा दिया है, कर्ण भुजा बराबर दिखा दी, एक साइड भुजा हमने बराबर दिखा दी। तो यहाँ पर आपका ये मैथ का सब्जेक्ट नहीं दोस्तों कि आप ये रूल आप लिखें या रूल कहीं दिखाना है, हमने बस इतना कह दिया आपसे कि अगर दो समकोण त्रिभुज हैं तो दो भुजाएं आप बराबर दिखा दें, एक कोण बराबर दिखा दें, दो भुजाएं बराबर दिखा दें,
एक कोण बराबर दिखा दें। तो दो भुजाएं हमने कौन कौन सी दोस्तों बराबर दिखाई है, एक ए डैश ये कॉमन थी, दूसरी बी ए डैश और ये ए बी डैश बराबर थी, ठीक है दोस्तों। और तीसरी चीज एक कोण जो है 90 अंश का बराबर था। एक कोण और दो भुजाएं हमने बराबर दिखाई है, एक कोण दो भुजाएं, एक कोण दो भुजाएं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक कोण और ये दो भुजाएं बराबर दिखा दी, तो हम लिखेंगे कि अतः 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 त्रिभुज कौन सा दोस्तों, जो लिया था हमने ए बी ए डैश सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए दोस्तों इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सर्वांगसम है। सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश ए के सर्वांगसम है। लिखेंगे कि तब तब दोस्तों क्या होगा, तब आप समझिए, तब ये जो कोण है इस वाले त्रिभुज का कोण, तब अगर अब आपको पता है कि दोस्तों कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो बाई सीपीसीटी लॉ, सीपीसीटी रूल से, सीपीसीटी रूल से दोनों त्रिभुजों के सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती हैं। तो इस तरीके से ये कोण जो आई है दोस्तों, ये जो कोण आई है, कोण आई दोस्तों किसके बराबर हो जाता है, कोण आर के दोस्तों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और यही क्या है दोस्तों, यही दोस्तों परावर्तन का कौन सा नियम है दोस्तों, परावर्तन का द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम है। अब देखिए प्रथम नियम की अगर हम बात करें तो आपको उसको थ्योरी के रूप में लिख देना है। कैसे लिखेंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहला नियम यही है। हमने द्वितीय नियम को, द्वितीय नियम में ये चीज दिखानी थी, कोण को बराबर दिखाना था, तो हमने दिखा दिया है। प्रथम नियम में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे कि चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या है दोस्तों, एक ही तल पर है। किस तल पे हैं, जेड जेड डैश पे है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।